भारत के विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी, माउंटबेटन की भूमिका और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यहाँ आपका लेख उसी रूप में प्रस्तुत है। भारत के साथ विश्वासघात। उन्होंने 3 जून की योजना को सामान्य सिद्धांतों के आधार पर अपनाया था। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से कांग्रेस के हाथों में सत्ता हस्तांतरित करना था। माउंटबेटन ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जिम्मेदारी के साथ सत्ता का हस्तांतरण आवश्यक है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदारी की इस पद्धति में जनमत पर आधारित सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में जनता की राय की पूरी तरह उपेक्षा की गई। भारत विभाजन के मामले में कांग्रेस की भूमिका जनता के सामने स्पष्ट नहीं थी। जनता की सहमति के बिना ही देश का विभाजन कर दिया गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन वास्तविकता में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। इससे जिम्मेदारी आधारित सत्ता हस्तांतरण के 2 पक्ष स्पष्ट होते हैं। 1. शासकों के अपने स्वार्थ की पूर्ति। 2. जनता की राय की उपेक्षा। इसी पद्धति के माध्यम से भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय किया गया। माउंटबेटन की शक्तिशाली भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके निर्णयों पर ही भारत का भविष्य निर्भर कर दिया गया था। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को विश्वासघात कहा गया है। इतिहासकारों ने इस घटना को भारत के साथ विश्वासघात की संज्ञा दी है। इस निर्णय का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। विभाजन काल का इतिहास। 3 जून से 15 अगस्त तक केवल 72 दिन ही उपलब्ध थे। इतने कम समय में सीमा रेखा खींचना, पंजाब और बंगाल का विभाजन, संपत्ति और दायित्वों से जुड़े दावों प्रतिदावों का निपटारा, सीमाओं का निर्धारण तथा विभाजन से उत्पन्न मानवीय समस्याओं का समाधान जैसे गंभीर कार्य करने थे। इस भयावह स्थिति में अनुभवी सेनानायक और कूटनीतिज्ञ माउंटबेटन ने यह विशेष महत्व दिया कि देश का विभाजन बिना संघर्ष के शीघ्र पूरा किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने ये कार्य जून 1948 तक पूरा करने का समय दिया था, लेकिन माउंटबेटन ने पद ग्रहण करते ही समय सीमा घटाकर 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी। स्वाभाविक रूप से ये जल्दबाजी मित्र राष्ट्रों के युद्धोत्तर दबावों से भी जुड़ी थी। माउंटबेटन के इस निर्णय के पीछे के कारणों को लियोनार्ड मोस्ली ने स्पष्ट किया है। जब माउंटबेटन को यह विश्वास हो गया कि कुछ धार्मिक समस्याओं के बावजूद अधिकांश भारतीय व्यावहारिक समझौते के तहत विभाजन को स्वीकार कर लेंगे, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि समाधान को तुरंत लागू कर दिया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि और कोई नया दावा या प्रतिदावा खड़ा न हो सके और विभाजन को पूरा किया जा सके। माउंटबेटन को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि और समय दिया गया तो केवल नई समस्याएं ही उत्पन्न होंगी और स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी। राष्ट्र के भीतर ऐसे विभाजनकारी तत्व मौजूद थे कि जनता ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व पर भरोसा कर रखा था। नेतृत्व को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया गया था, लेकिन जनता की मूल भावना उनकी मातृभूमि से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस के नेतृत्व को जनता ने भावनात्मक और करुणा से भरे विश्वास के साथ समर्थन दिया था। आम लोगों के मन में नेता स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में बसे हुए थे। फिर भी समाज के एक वर्ग ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें ठगा गया है, हम स्वयं ठगे गए हैं। राष्ट्रवादी शक्तियों में आए बदलाव के कारण नेतृत्व को अपने निर्णय बदलने पड़े। विभाजन का करुण इतिहास। परिवर्तनशील समय में लियोनार्ड मोस्ली के अनुसार इस विषय पर दृढ़ रुख न अपना पाने के कारण कांग्रेस आलोचना का पात्र बनी। उस समय भावनात्मक आह्वानों के कारण जनता की सोच बदल रही थी और कांग्रेस महासभा से भी विभाजन विरोधी समर्थन मिल रहा था। भारतीय सेना में मौजूद हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्ग विभाजन के विरोधी थे। जनरल हरबिलो जैसे अधिकारी विभाजन रोकने के लिए प्रयासरत थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना की गतिविधियों ने भी देश के वातावरण को राष्ट्रीय चेतना से भर दिया था। पंजाब और बंगाल के विभाजन प्रस्ताव ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को विशेष महत्व दिया। इन दोनों प्रांतों में हिंदू मुस्लिम जीवन इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि उन्हें अलग करना अत्यंत कठिन था। यही कारण था कि कई मुसलमान भी विभाजन के विरोध में खड़े हो गए। खालिदुज्जमा ने लिखा, कांग्रेस द्वारा विभाजन का निर्णय लेने के बाद पाकिस्तान की मांग लाहौर के सैन्य और असैन्य अखबारों में तेजी से फैलने लगी। 25 मार्च 1947 को समाचार प्रकाशित हुआ कि पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री सर खिजर हयात खान ने पंजाब विभाजन का घोर विरोध किया है। 19 अप्रैल 1947 को उन्होंने स्वयं कहा, पंजाब का विभाजन सभी समुदायों के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन से सिंचाई, बिजली और विकास योजनाएं ठप पड़ जाएंगी और पश्चिमी पंजाब गरीबी की ओर धकेल दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता। शुरुआत में विभाजन की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम नेता भी इसके विरोधी थे। उनका मानना था कि जमीन बांटने से समाज और जाति भी टूट जाएगी।
दो राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग राष्ट्र बताया गया, लेकिन अधिकांश शिक्षित मुसलमान इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि भारत एक संयुक्त देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं। जब विभाजन का प्रस्ताव आया तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन हालात बिगड़ने पर भय, अविश्वास और तनाव फैल गया। भयावह परिणाम, माउंटबेटन की कहानी। माउंटबेटन जून 1947 में वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने कहा, यदि इस समय विभाजन नहीं हुआ तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। बिना विभाजन के स्वराज असंभव बताया गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए और सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूट गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता रक्तरंजित थी। पंजाब और बंगाल की हिंसा इतिहास की सबसे करुण घटनाओं में गिनी जाती है। विभाजन की पीड़ा आज भी लोगों के मन में गहरे घाव छोड़ गई है। क्या आप इस विषय पर किसी विशिष्ट घटना या व्यक्ति, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की नीतियों या उस समय के सांप्रदायिक दंगों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? विभाजन काल का इतिहास। रिपोर्ट को छिपाकर रखा गया था। इससे उसके आरोपों पर प्रश्न उठते हैं। माउंटबेटन ने नेहरू, जिन्ना, पंजाब सीमा बल के कमांडर जनरल बीट आदि को पहले ही महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज दी थीं। यदि ऐसा होता तो मुसलमानों और सिखों को सुरक्षित स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने उस रिपोर्ट को, जिस पर किसी का विश्वास नहीं था, स्वतंत्रता के बाद तक अपने पास छिपाकर रखा। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के दिन सभी को खुश रखा गया, लेकिन बाद के क्षणों में नियुक्त अधिकारी मारे गए या पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये माउंटबेटन की अंतरात्मा की शक्ति का मूल्यांकन है। देश के साथ किए गए इस व्यवहार से उसे अपनी अंतरात्मा में कोई पीड़ा नहीं हुई, या कम से कम ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतिम क्षण केवल माउंटबेटन की मानसिक स्थिति को ही उजागर करते हैं। आधी रात में घटित अत्यंत उग्र घटनाओं के समय भी माउंटबेटन शांत भाव से सब कुछ देखता रहा। पहले भी विभिन्न अवसरों पर उसकी मानसिकता समझी जा चुकी थी, लेकिन उस ऐतिहासिक मध्यरात्रि में वो पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दिया। जिन निर्णयों के परिणाम स्वरूप भयानक संघर्ष हुए, असंख्य निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई और मानव इतिहास पर एक गहरा कलंक लग गया, उस मानसिक अवस्था में वो व्यक्ति जिस क्षण खड़ा था, वो क्षण निश्चय ही अत्यंत असाधारण था। न्यूज़वीक इंटरनेशनल के यूरोप संस्करण के संपादक एडवर्ड बेहर ने 1981 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में लिखा, जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, ये निश्चित था कि सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा का विस्फोट होगा। ऐसी स्थिति में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सेना की आवश्यकता थी। उपमहाद्वीप में दैनिक जीवन में तर्कशीलता दिखाने वाले नेता माउंटबेटन ने स्वतंत्रता दिवस के लिए तय की गई तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। पुलिस और सेना को भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में व्यवस्थित रूप से तैनात करने के लिए उन्होंने समय मांगा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहकर भारत पाकिस्तान सीमा पर केवल 5000 शांति रक्षकों की तैनाती की, जो रणनीतिक दृष्टि से नगण्य थी। इस विषय में अपने अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। माउंटबेटन द्वारा बनाई गई विभाजन की विशाल योजना और उसके अजीब निर्णयों के परिणाम स्वरूप कितने लोग मारे गए, इसकी सही संख्या आज भी ज्ञात नहीं है। इसके बावजूद बाद में उसका ये मानना रहा कि उसने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। लूट, हत्या, बलात्कार और गोलीबारी की विभीषिका उसके लिए अप्रत्याशित थी, मानो उसे रोकना असंभव हो। भारतीय पुलिस और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सभी ने माउंटबेटन को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वो अब किसी मजबूर प्रशासक का गौरवशाली व्यक्तित्व नहीं, बल्कि खून से सने हाथों वाला एक राक्षसी प्रतीक बन गया था। सीमा निर्धारण आयोग की उपेक्षित भूमिका। पंजाब और बंगाल दोनों प्रांतों के सीमा निर्धारण आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। दोनों आयोगों के सदस्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे। प्रत्येक आयोग में 2 हिंदू और 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे। असम के सिलहट जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बंगाल में शामिल करने की जिम्मेदारी बंगाल आयोग को दी गई थी। इस आयोग के गठन में सहायता करने वाले एक सलाहकार के बारे में विशेष अध्ययनों में ये उद्धृत किया गया है। रेडक्लिफ के नेतृत्व में पहली गलती ये थी कि पंजाब और बंगाल दोनों के लिए एक ही आयोग को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी गलती, 3 सदस्यीय आयोग के बजाय 1 सदस्यीय आयोग को मान्यता दी गई। तीसरी और सबसे गंभीर गलती ये थी कि सिरिल रेडक्लिफ जैसे एक अपरिचित और अनुभवहीन व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके पास न तो कानून का गहन ज्ञान था, न राजनीतिक निष्पक्षता और न ही ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन का अनुभव। रेडक्लिफ का नाम लगभग अज्ञात ही रहा। नेहरू ने भी उसके पूर्व अनुभव या पृष्ठभूमि की कोई गंभीर जांच नहीं की। इतिहास के इस निर्णायक क्षण पर संदेह करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। ये भी कहा गया कि जब जिन्ना ने लंदन में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की थी, तब रेडक्लिफ उनके अधीन एक सहायक के रूप में कार्य कर चुका था, लेकिन इस तथ्य को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। रेडक्लिफ ने स्वयं स्वीकार किया था
कि उसका आयोग के अन्य सदस्यों से कोई वास्तविक संपर्क नहीं था। उसने न तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और न ही सीमा निर्धारण की प्रक्रिया में सामूहिक विचार विमर्श को महत्व दिया। माउंटबेटन ने ही प्रारंभ में उसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया था। जनगणना के आंकड़े माइनस राजनीति का औजार। सीमा निर्धारण का कार्य 1941 की जनगणना के आधार पर किया गया था। यह ब्रिटिश शासनकाल में हुई अंतिम जनगणना थी और इसे आधिकारिक तथा अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस जनगणना से यह स्पष्ट हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात क्या था, लेकिन इन आंकड़ों के प्रयोग में कई अस्पष्टताएं थीं। विशेषकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समस्याएं अधिक थीं। पंजाब और बंगाल में जनगणना के आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता रखकर सीमाएं तय की गईं, जबकि स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं की अनदेखी की गई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में गंभीर संघर्ष उत्पन्न हुए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में और हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया, लेकिन कई स्थानों पर यह सिद्धांत सही ढंग से लागू नहीं हो सका। इस सीमा निर्धारण प्रक्रिया ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। असंख्य लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंसा, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं व्यापक रूप से हुईं। अगस्त 1947 में ये स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई। सीमा निर्धारण के कारण उत्पन्न ये मानवीय संकट इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक बन गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर कोई और जानकारी दूं या किसी विशेष बिंदु का विश्लेषण करूं?